रठीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतररठीय संगति लगी। और संगति ने एक जो दिल्ली का एक फिनोमिना है या दिल्ली का एक कल्चर है उसको तोड़ा। दिल्ली का जो कल्चर है, क्योंकि हम यहाँ दिल्ली में 20, 25, 30 साल से लगातार देख रहे हैं कि यहाँ दिल्ली के जो लोग हैं, जो पुरानी दिल्ली के अंदर, जिसको वॉल सिटी बोलते हैं, वॉल सिटी का मतलब है दिल्ली के, पुरानी दिल्ली के 7 गेट दरवाजे हुआ करते थे। लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, मोरी गेट और दिल्ली गेट, ऐसे ऐसे 7 गेट हुआ करते थे। उन 7 दरवाजों में दीवार से पूरा शहर बंद था। उसको वॉल सिटी बोलते हैं, यानी दीवार का शहर। अब तो दिल्ली बहुत बड़ी हो गई, तो पुरानी दिल्ली उसी दिल्ली को बोला जाता है जो इस दीवार के इन 7 गेटों के अंदर रहने वाली जगह है। इन 7 गेटों के अंदर रहने वाली जगह में शेड्यूल कास्ट लोग भी हैं जो यहां रहने वाले हैं। पर शेड्यूल कास्ट लोगों का कोई किसी मूवमेंट के अंदर खुलकर या साथ देने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो लोग 2-4 मंत्री, 2-4 नेता उनके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, अपना काम वाम निकालते हैं। 1-2 संस्थाएं हैं उनकी जो वो उसी के खुद के स्वयंसंभू नेता हैं, पर वो कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते। और क्रांति, प्रतिक्रांति या बाबा साहब का क्या आंदोलन था, क्या नहीं था, इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि बाबा साहब ने जब यहां काम शुरू किया और अंबेडकर भवन बनाया, तो अंबेडकर भवन पे वॉल सिटी के पुराने लोग ही काबिज हो गए, क्योंकि उस समय कोई लोग और थे नहीं, और वो आज तक भी काबिज हैं। उन्होंने किसी को आने नहीं दिया। वहां शराब, वहां औरतबाजी, वहां पर राजनीतिक जो लोग हैं उनका आना जाना, शादी ब्याह, और उन लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए। अच्छे पैसे इसलिए क्योंकि वहां शादियां होती हैं, वो किराए पर उठता है। जो नॉन शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनको वहां पार्किंग की जगह वगैरह मिलती है, और उनकी पार्टियों में वहां के लोग हैं। यानी कि नॉन शेड्यूल कास्ट लोग की पार्टियों में वहां के लोग रहते हैं, और वहां बहुत ज्यादा माहौल खराब है। इसलिए मूवमेंट कभी अंबेडकर भवन से चलता नहीं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो भारत की जो शेड्यूल कास्ट की या समणों की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो भी अंबेडकर भवन से नहीं चलती। और अंबेडकर भवन पे कोई सांस्कृतिक या कोई मूवमेंट वाला कार्यक्रम लगभग बंद है, और बंद किया गया है। वहां से कोई मूवमेंट कभी नहीं चल सकती। 2-4 समता सैनिक दल के सैनिक और 2-4 भारतीय बौद्ध महासभा के टूटे फटे कार्यकर्ता वहां रहते हैं। वो जी हजूरी और गुलामी करते रहते हैं ताकि उनको अंबेडकर भवन पे कोई कमरा अमरा मिल जाए। पर जो क्रांति का गढ़ होना चाहिए, और वो जगह बड़ी विशेष और जगह बहुत ज्यादा है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत सोच के दी थी कि जब मूवमेंट चलेगी तो मूवमेंट के लिए पार्लियामेंट के पास में एक बड़ी जगह चाहिए। और वो इतनी बड़ी जगह है कि वहां से 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 1 महीने से भी कम समय में क्रांति हो सकती है, जो क्रांति होनी चाहिए। पर वहां जो लोग हैं उनको क्रांति व्रांति से कोई लेना देना नहीं है। वो 40-50 लाख रुपए महीना वहां आता है, वो आपस में बांट लेते हैं सब लोग, और काम चलता रहता है। कुछ लोगों ने वहां कोशिश भी की कि अंबेडकर भवन ठीक से चले। उन लोगों की पिटाई बिटाई हो गई, उन पे मुकदमे हो गए, मार पिटाई हुई, उनकी ठुकाई हुई, वो बैठ गए। उनमें से एक मैं भी हूं, मेरी भी वहां पिटाई हुई है। 3 लोगों ने मिलकर मुझे वहां पीटा जब अंबेडकर भवन को खाली कराने की बात हुई। एक तो उसमें वही है जिसने जमीन जायदाद बना रखी है, और 2 दलाल टाइप के लोग और हैं, कभी समय मिलेगा तो नाम भी बताऊंगा। ये इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि दिल्ली का इतिहास रहा है कि दिल्ली के लोगों ने कभी मिसल मूवमेंट में साथ नहीं दिया, जो वॉल सिटी के पुराने लोग हैं, पर दलाली में पूरा साथ दिया है। चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, सरकार जो भी आती है, वो दलालगिरी में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो मूवमेंट चलती है, वो दिल्ली के बाहर से जो लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से या
महाराष्ट्र से या तमिलनाडु से या पंजाब से जो लोग यहाँ नौकरी पेशा करने आए हैं वो मूवमेंट चलाते हैं, पर वो भी यहाँ बहुत सारे टुकड़ों में बटे हुए हैं और वो भी लगभग अलग अलग नेता बन गए। जो सरकारी कर्मचारियों के यहाँ दफ्तर हैं, क्योंकि यहाँ अधिकतर राजधानी है, अधिकतर सरकारी विभागों के यहाँ पे बड़े बड़े दफ्तर हैं, बड़े बड़े विभाग हैं, चाहे वो रेलवे का है, चाहे वो बैंक का है, चाहे वो इंश्योरेंस का है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, चाहे वो एजुकेशन का है, कोई सी भी मिनिस्ट्री हो, सारी मिनिस्ट्री यहाँ है। तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर समण की लगाएं तो संख्या बहुत ज्यादा है, और समणों में अगर शेड्यूल कास्ट की लगाएं तो भी संख्या बहुत ज्यादा है। और इन लोगों को खूब पैसा मिलता है, तो इन्होंने रहना सहना भी है। उसमें से बहुत थोड़े से लोग हैं जो मिशन मूवमेंट में काम करते हैं, पर विभाग के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर सभी लोगों ने एसोसिएशन बना रखी है। पर एसोसिएशनों में बीमारी आ गई, एक डिपार्टमेंट में 3-3 एसोसिएशन बन गई, 4-4 बन गई, और उनके नेता बन गए, वो आपस में लड़ने लगे, उनके सबके मुकदमे चलते हैं आपस में, और उन्होंने अपने खाते वाते सब फ्रीज करा करा रखे। एडमिनिस्ट्रेशन को कोई दिक्कत नहीं उनसे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को तोड़ता है और 2-3 एसोसिएशन में बदल देता है, और वो लड़ते रहते हैं आपस में, और एडमिनिस्ट्रेशन बड़े मजे से रहता है, और वो अपने ना डिपार्टमेंट बचा पाए ना अपने अधिकार बचा पाए। ऐसे ही यहाँ की मूवमेंट में भारतीय बौद्ध महासभा जो बाबा साहब की थी, उसके कई सारे टुकड़े हैं यहाँ। कई लोगों ने प्राइवेट भारतीय बौद्ध महासभा बना ली, कई लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए, वो अलग अलग काम करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं, कभी इकट्ठे होने की बात नहीं है। ऐसे ही बाबा साहब ने जो समता संघ दल स्थापित किया, उसके बहुत सारे टुकड़े हैं यहाँ। वो सिर्फ चंदा लेते हैं या अपने आप को सूरवीर और अपने आप को क्रांतिकारी कह के एक आध कोई जीबी में घूमते रहते हैं, चंदा वंदा इकट्ठा कहते रहे, कभी कभार वो जय भीम जय भारत बोलते रहते हैं, बस इससे ज्यादा उनका कोई योगदान नहीं है। और ऐसे समता संघ दल भारत में बिखरे पड़े हैं, हर शहर में नया समता संघ दल है, और उनका कोई संविधान नहीं, कोई उनकी ड्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जो मूवमेंट के लोग हैं या सामाजिक संगठनों के, लगभग सभी के यहाँ दफ्तर, सभी के आदमी हैं, सभी भारत में जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सबके यहाँ कुछ ना कुछ, एक कमरे का, 2 कमरे का, नहीं तो कहीं झोटा मोटा एड्रेस ही, क्योंकि दिल्ली का एड्रेस लगभग सब डालते हैं ताकि उनकी पूरी दुनिया में एक जानकारी रहे कि राजधानी के अंदर उनका दफ्तर है, यहाँ भले ही एक आदमी है या नहीं है, चाहे हो या ना हो। वैसे ही लड़के को दलबल भी हैं, वो भी कोशिश करते हैं, और वैसे ही जो आर्थिक संगठन है वो भी हैं। ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, ये स्वयं संभू नेता हैं जो दिल्ली में संख्या में ज्यादा हैं। वैसे तो हर एक स्टेट की राजधानी में मिलेंगे, जिलों में भी मिलेंगे इसी तरह के, पर वहां लेवल छोटा है, यहाँ लेवल बड़ा है। ये सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, जब कहीं कोई नया कोई संगठन बनता है या लोगों को इकट्ठा करता है या कोई काम करता है, तो वो व्यक्ति इन सबके पास जाता है, ये नाम देता है, सबके पास जाता है, और सबसे जाके कहता है कि मैं एक मीटिंग लगा रहा हूं, आप मीटिंग में आइए। तो ये सारे नेता ये सोच के उसके सगे बन जाते हैं कि इसने बुलाया है तो हमें मंच पे बुलाएगा, भाषण देगा, हमारा नाम होगा, रोटी रोटी तो मिलेगी खाने को, और पैसा भी देना पड़ेगा नहीं। तो सारे लोग जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मंच पे स्थान मिलेगा, बोलने को मिलेगा, और यह हो सकता है पद वद मिल जाए, हमें बाबूजी प्रधानी कहने का मौका मिल जाए और मंच पे बैठने का। तो पहला व्यक्ति दिल्ली में, कोई भी दिल्ली के अंदर कोई भी आदमी जो पहली संगति या पहला सम्मेलन लगाता है, कहीं बाहर का भी, उसमें सारा मीडिया भी आता है, क्योंकि मीडिया पैसा लेता है, मीडिया को पैसा मिलता है, तो वो मीटिंग अगर वो ना भी चाहे तो भी सफल होती है, ना भी चाहे तो भी सफल होती है। कारण क्या है कि सब लोग आते हैं, कुछ देखने आते हैं, कुछ मंच के लिए आते हैं, कुछ माला के लिए आते हैं, कुछ पैसों के लिए आते हैं, कुछ उसको चढ़ाने के लिए आते हैं कि वहां सफल हो जाएगी तो चढ़ जाएगी। और वो जो व्यक्ति काम करने आता है, क्योंकि वो भी संगठन वंगठन ही बनाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि अब तो बहुत बड़ा स्टार हो गया, बहुत बड़ा नेता हो गया, राजधानी के अंदर मीटिंग हो गई, खूब पैसा वैसा खर्च करता है। जाहिर सी बात है, पैसा सब समाज का है, चंदे से आता है, कोई घर से तो लगाता नहीं। पर वही व्यक्ति अगर दूसरी मीटिंग लगाता है तो कोई नहीं आता, दूसरी मीटिंग में सारे भाग जाते हैं, उसको जानबूझ के गिराते हैं, और वो व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या हुआ कि पहली मीटिंग में तो 400 आदमी आए थे, और दूसरी मीटिंग में तो 40 आदमी भी नहीं आए, और वो भी नहीं आए जो पहले बड़े बड़े वादे कर गए थे। ऐसे यहां हमने 25-30 साल में बहुत किस्से देखे, बहुत लोग आए, पहली मीटिंग धूमधाम से और दूसरी मीटिंग चारों खाने चित्त।
क्योंकि संगठन है, चित्त तो होना ही है, फिर कोई और आता है, फिर कोई और आता है। तो यहां जो दूसरी मीटिंग लगी आईआईसीसी में दिल्ली में, जो प्रोफेशनल की थी, उसको भी चित्तपट करने में खूब मेहनत हुई लोगों की। पर संघ तो संघ है, संघ अगर कमर कस ले तो संघ खाली हाथ नहीं जाता। संघ वो सिस्टम है जो कभी खाली नहीं हो जाता, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ परिणाम आता है। तो वो मीटिंग हुई, बहुत ठंड में हुई, बहुत मुश्किल में हुई, पर सफल मीटिंग रही। फिर तीसरी मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग। तीसरी मीटिंग करने का था कि तालकटोरा में होगी, लोग ज्यादा आने वाले हैं, बाहर से आने वालों की संख्या ज्यादा है, तो तालकटोरा बुक कराया। पर दिसंबर में पता चला कि तालकटोरा मिलेगा नहीं, क्योंकि G20 का कार्यक्रम 11-12 को ही लगा है, और उसमें एक नियम है कि सरकार जब चाहे उसको कैंसिल कर सकती है। पर उन्होंने हमें दिसंबर में बता दिया था, पर कंफर्म नहीं बताया। उन्होंने ये बताया था कि अगर कार्यक्रम यहां लगा तो आपको यहां से जाना पड़ेगा, और कार्यक्रम अगर प्रगति मैदान में या कहीं और लगा, शायद इंडिया गेट पर लगने की बात भी है, तो फिर आपका जगह मिल जाएगी, आप कर लेना। तो असमंजस में चला गया संघ, क्योंकि ज्यादा लोगों को बुलाता है और जगह नहीं मिली तो क्या करेगा, और अगर जगह मिल गई और लोग नहीं बुलाए तो क्या करेगा। पर बाहर के लोगों ने तो टिकट बुक कराई है, हवाई जहाज की, रेल की, छुट्टियां ली हैं, उनको मायूस नहीं किया जा सकता। तो जितने रजिस्ट्रेशन हुए वो होल्ड कर दिए, और जो दो चार खास खास थे उनको कहते पर कहना बंद कर दिया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। बाहर के लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद वो जगह कैंसिल होनी थी, कुछ समय पहले उन्होंने बताया हमें कि जगह कैंसिल होगी, 10-12 दिन पहले। तो ये ऑल्टरनेट जगह ले ली गई, ये जगह कम थी, छोटी थी, संघियों की संख्या ज्यादा बढ़ गई, इसलिए दिल्ली के और एनसीआर के रजिस्ट्रेशन नहीं लिए गए। ना ही कोई संगति लगाई गई, ना ही कोई मीटिंग ली गई, और ना ही किसी को कहा गया आप आना, क्योंकि किसी को कहा जाए, बुलाया जाए, और उसके बाद में वहां बैठने की जगह भी ना हो। सीटें तो वैसे ही नहीं थी, लोग नीचे भी बैठे, मंच पे भी बैठे, बहुत सारे खड़े भी रहे, बहुत सारे घूमते भी रहे। 3,500 के करीब खाने में प्लेटें लगी, जबकि वहां जो कैपेसिटी थी हॉल की, पूरी पूरी ऑडिटोरियम की 1400-1500 मात्र थी। तो अव्यवस्था तो थोड़ी सी रही बैठने की, पर जब ऐसा टाइम चेंज आता है, जगह आती है, तो उस समय होती है। पर इस संगति में चूंकि दिल्ली के लोगों का रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं, और दिल्ली का कोई मीडिया भी नहीं आया, क्योंकि मीडिया बिना पैसे के हिलता नहीं। एक पत्रकार आया सिर्फ, जो डीएनएन से, यानी दलित न्यूज नेटवर्क से आए थे। वो 2 दिन आए, और 2 दिन उन्होंने अपना जो ड्यूटी थी वो निभाई, और कोई पैसा उन्होंने संघ से, ना संघ देता है, ना उन्होंने मांगा। तो ऐसे पत्रकार भी हैं, उनका धन्यवाद है संघ की तरफ से। और जो नहीं आए उनका भी धन्यवाद है, क्योंकि हमें अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत मिलेगी। हमारे पास पैसा देने के लिए हो सकता है ना भी हो, पर अपने पैरों पर खड़े रहते हैं तो संघ का स्वाभिमान बरकरार रहता है। ये संगति पूरे भारत में इसलिए मील का पत्थर है, एक तो इसको संघ चलाता है, इसको व्यक्ति नहीं चलाता। वहां कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो इसको चलाता हो, या किसी के व्यक्ति के या व्यक्तियों के नाम से चलती हो। सारा काम ऑटोमेटिक मोड में सब अपना अपना कर रहे थे। संघ की थोड़ी थोड़ी जो समझ है वो सभी को आने लगी है कि हमें कलेक्टिव काम करना पड़ेगा, तो सबने कलेक्टिव काम किया। किसी ने मंच का, किसी ने बोलने का, किसी ने चेहरा चमकाने का, किसी ने फोटो छापने का, कोई लालच वहां नहीं किया। जो ड्यूटी जिसको मिली उसने शिद्दत से पूरी की, और बड़ी हार्ड ड्यूटी रही। कई लोगों ने तो 48-48 घंटे की ड्यूटी दी है, सो भी नहीं पाए। पर संघ के लिए सब करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग हैं तो यहाँ ड्यूटी देंगे, जब बाहर संगति लगती है तो बाहर वाले ड्यूटी देते हैं, फिर यहाँ के लोग इधर उधर से जाते हैं। पर ये मील का पत्थर इसलिए है क्योंकि इस संगति के अंदर एक भी वीआईपी आपको कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। वीआईपी तो बहुत आते हैं, पूरा संघ ही हमारा वीआईपी है, हर एक आदमी वीआईपी है। पर वो जो वीआईपी कल्चर है, एक आदमी को बैठाना, माला पहनाना, उसको फूल माला करना, उसकी जय जयकार करना, उसका नाम लेना, उसकी तालियां बजवाना, उस पर लाइट फेंकना, उसकी वाह वाह करना, वो सिस्टम कहीं नहीं है। यहाँ
2-3 स्टूल पड़े रहते हैं, क्योंकि इस बार संघ का नियम था कि फैमिली भी साथ बैठेगी, क्योंकि कुटुंब संगति और वैसे भी परिवार को साथ बैठना चाहिए ताकि बच्चों में लोगों को फेस करने की ताकत आए और बच्चों के अंदर ये भरोसा आए कि हम एक संघ का हिस्सा हैं। और जब वो कहीं कॉलेज में, स्कूल में जाएं, तो उन्हें ये एहसास रहे कि उनके पीछे एक संघ खड़ा हुआ है। मुझे याद है जो डॉक्टर तड़वी मारी गई थी और अभी आईआईटी के अंदर एक लड़का मारा गया है, एक वीडियो मैंने बताया था कि डॉक्टर तड़वी नहीं मारी जाती अगर ये वीडियो सुन लेती। उस वीडियो में बताया था कि हमारे बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में और अपनी सारी जानकारी हमको देनी चाहिए ताकि वो लड़ने के लिए मजबूत रहे। पर हो क्या रहा है कि हमारे जो लोग हैं, जो शहरों में आके बस गए हैं, वो बच्चा इंटर पास कर लेता है, उसके बाद ही पास कर, उसको ये भी नहीं पता चलता कि उसका एडमिशन जो इंजीनियरिंग में हो रहा है या मेडिकल में हो रहा है या कहीं नौकरी में हो रहा है, तो वो शेड्यूल कास्ट के या बैकवर्ड के सर्टिफिकेट से हो रहा है। उसको शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का पता भी नहीं होता। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां कोई फायदा होता नहीं, तो कास्ट सिस्टम वहां पता नहीं चलता और माँ बाप कॉलोनी में छुपाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि बच्चा जब शहर से बाहर जाता है, माँ बाप से दूर जाता है और सर्टिफिकेट के साथ में उसको वहां कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आईआईटी में या मेडिकल में या कहीं, और वहां जाके जब वो उसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है, तो जो और लड़के जिनके जिनको जानकारी है, जिनके मन मस्तिष्क में कास्ट सिस्टम भरा हुआ है, जिनको अपर कास्ट होने का दम्भ रहता है, वो वहां पूछते हैं, वो कहते हैं अरे तुम्हारे तो रिजर्वेशन मिला है, तुम तो शेड्यूल कास्ट हो, तुम तो बैकवर्ड हो। और बच्चे को पता नहीं होता, वो फाइट नहीं कर पाता कि उनकी जो लिगेसी है, उनका जो राजशाही तंत्र है, उनका जो राजा सम्राट अशोक है, उनके जो विश्व गुरु बौद्ध हैं, उनके जो डॉक्टर महाजीवक हैं, जो सुदत्त जैसे व्यापारी हैं, वो कितने बड़े लोग रहे हैं और कितनी बड़ी सल्तनत हमारी रही है महाभारत तक, और कितने बड़े राजा रहे हैं, बल्कि ये लोग याचक रहे हैं, ये जानकारी होती नहीं, तो डिप्रेशन में आ जाता है। माँ बाप भी कुछ उस समय कर नहीं पाते, माँ बाप से छुपाता है और वो सुसाइड कर लेता है। एक होनहार डॉक्टर, एक होनहार हमारा आईआईटी का इंजीनियर समय से पहले ही चला जाता है। समाज का बड़ा नुकसान है, माँ बाप का तो खैर है ही, पर वो जानकारी होती नहीं, क्योंकि संघ में बैठते नहीं, संगठन में आते नहीं, बाबा साहब का नाम लेते नहीं, बुद्ध का नाम छुपाते हैं, पेरियार से डरते हैं और बताते नहीं किसी को, तो उसके परिणाम आते हैं कि वो अपनी औलाद को ही खो बैठते हैं, फिर माथा पीटते हैं। इसलिए संघ में बच्चों का आना बहुत जरूरी है। जब बच्चे संघ में आते हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। हजारों लोग हमारे साथ हैं, कैसा जय जयकार होता है, हमारा संघ समर संघ, कैसा एक साथ लोग चिल्लाते हैं, कैसे हाथ उठा के कहते हैं हमारा संघ समर संघ। तो छोटा बच्चा, मैंने देखा है, जो हमारे एडवोकेट अभिषेक राज जी का छोटा बच्चा है, वो अभी कुछ नहीं जानता, पर अगर आप उसे बोलोगे हमारा संघ, तो वो कहता ममाई, यानी कि हमारा बोलना नहीं जानता। ममाई का मतलब माइक पे चिल्लाता है हमारा संघ ममाई करके। तो अभी से वो जानता है संघ क्या है। तो सब लोगों को इसलिए बैठाया जाता है कि संघ को अपना मान के और सीखें और उसका लाभ लें, उसका साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से लाभ लें। ये संगति इस मामले में भी बड़ी खूबसूरत रही कि इसके अंदर कोई किसी राजनीतिक इन्फ्लुएंस का या राजनीतिक चेहरे का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं होता। राजनीति लोग तो आते हैं, पर बैठते भीड़ में ही है। ये संगति इस मायने में भी बहुत अच्छी रही, क्योंकि इसमें चलाने वाले इसको सारे साधारण लोग हैं। कोई मजे मजाए नेता, मजे मजाए प्रोफेशनल या मजे मजाए कुछ नहीं, ये साधारण लोगों का, समणों का संघ है। तो साधारण लोग इसको रन करते हैं, चलाते हैं। ये संगति इस मायने में बहुत अच्छी रही कि वहां पर डिसिप्लिन तो होता है, लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं, आते जाते हैं, पर जैसे परिवार के अंदर डिसिप्लिन होता है, कोई बच्चा खेल रहा है तो खेले, क्योंकि खेलने की कोई रुकावट नहीं है। हम कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम पारिवारिक संगति मिला रहे हैं। इसलिए मंचों पे हमारे छोटे छोटे बच्चे जब कूदते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। किसी को हो सकता है डिस्टरबेंस लगे, पर संघ को अपने बच्चों को खेलने में बड़ा अच्छा लगता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। क्यों? बच्चे हमारे हैं, संघ के बच्चे हैं। क्या बच्चे डिस्टरबेंस करेंगे? जो बच्चा यहाँ आया है वो संगी हो जाता है, पक्का संगी हो जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता है। और बच्चों के लिए ही तो सब कुछ है। इसलिए बच्चे मौज मस्ती करते हैं, जैसे जंगल में छोटे छोटे हिरणों के बच्चे कूदते हैं, तो सबको अच्छा लगता है, कितना बढ़िया वातावरण लगता है। फिर बच्चे माँ के साथ आते हैं, जाते हैं, थोड़ा बहुत कोई किलकारी आती है तो कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि हमारा परिवार है और हमारा परिवार मजबूत हो रहा है। हमारे अंदर दिखावा नहीं है समर संघ के अंदर। हम विचार देने के लिए वहां पर लालायत नहीं रहते, विचार तो रोज देते हैं। समर संघ का विचार तो जा चुका, हजारों किताबों में जा चुका, पहले से है, लोगों के खून में है, जीन में, सिर्फ बताना है। पर यह संगति इस मायने में बड़ी खूबसूरत रही
कि सभी लोगों का माथा चमक रहा था, सभी के ललाट बिल्कुल चमक रहे थे सूरज की भांति, और सभी के सर ऊंचे थे। खाना खाते समय किसी की आंखें नीची नहीं थी, क्योंकि अपना खा रहे थे। जब हम लाइन में लग के खाते हैं या किसी की बुलावे पे खाते हैं या किसी नेता क्या खाते हैं या कोई संगठन चंदा इकट्ठा करके खिलाता है, तो खिलाते समय वो घुर्राता है, उसकी भाषा अलग होती है। पर यह खिलाने वाले भी अपना पैसा दे के आए हैं, खाने वाले भी अपना पैसा दे के आए हैं, और सारे संगी हैं, सारे बहन भाई हैं। तो खिलाने वालों की आंखों में कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई जैसे कुछ अलग सा कर रहे हैं, और खाने वाले की आंखें भी नीची नहीं है। तो ये स्वाभिमान जो होता है, ये स्वाभिमान हमारा बढ़ रहा है, देख के बढ़ रहा है। खाना खाते समय खाना शरीर को लगता है। भिखारी को, याचक को, भीख मांगने वाले को कितना ही आप खाना दे दो, कितना ही अच्छा दे दो, पर वो खाना उसको शरीर में कभी लगता नहीं, क्योंकि उसके मन में हमेशा ये रहता है मांग के खा रहा है। पर समर संघ के अंदर आखिर तक भी ये फीलिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जितना सामान खरीदा गया है वो संघियों का है, इसलिए जो सामान बचता है उसको ले जाइए। इस बार थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गया, क्योंकि वहां तेल बचा था वो रविदास मंदिर में दे दिया गया, आलू बचे थे वो रविदास मंदिर में, कुछ सामान वहां बुद्ध विहार में दे दिया गया। पर समण संगी ले जा सकते हैं, क्योंकि हमें तो खाली करना है, वहां किसी को कुछ ऐसा तो है नहीं। तो जो सामान बचे, जिसको लगे कोई गाड़ी लाया है, कोई कार लाया है, तो ले जाए, क्योंकि सबका है वो ऐसा नहीं है कि वो एक दो आदमियों का है। इसलिए आखिर तक खाना चलता है कि ताकि खूब खाएं, और जो बाहर के लोग हैं लेके जाएं। पैसा दिया है उन्होंने तो सुविधा मिलनी चाहिए। तो समर संघ जब खुद के खर्चे पे कहता है तो खुद के खर्चे पे पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जिस कुर्सी पे समर संघी बैठता है तो तन के बैठता है, जम के बैठता है, पैसा दिया है, स्वाभिमान के साथ बैठता है, तो वहां बराबर का, इज्जत का, स्वाभिमान का जो रस है वो शरीर में छलकता है, तो आंखें चमकती हैं, तो चेहरा चमकता है, तो माथा चमकता है, तो आवाज निकलती है, आवाज करारी हो जाती है, आवाज में दम आता है। क्योंकि हमारा संघ समर संघ है, हमारा अपना घर है। तो सारे लोगों में एक भाव चलता है वहां पे कि हम परिवार का हिस्सा हैं। वहां इतना पारिवारिक माहौल रहता है कि अगर किसी का कोई काम, जरा सी कोई मदद के लिए आवाज दे, तो वहां 20 हाथ आ जाते हैं। ये चीज हमें समर संघ में बहुत कीमती है, जो हम इसको डेवलप कर रहे हैं और इसको लगातार लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और ये सभी लोग डेवलप कर रहे हैं। अगर एक हाथ आगे नहीं बढ़ेगा तो दूसरा हाथ उसकी तरफ नहीं आएगा। इसलिए हाथ से हाथ को बढ़ाना है, जोड़ना है, कंधे से कंधा मिलाना है, मजबूत करके कंधे बनाने हैं। ये संगति की सबसे खूबसूरत बात रही। इस संगति की सबसे अहम बात रही कि हमने 400-500 साल बाद फिर दोबारा से अपने संघ की शपथ ली। थोड़े लोगों ने ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि 500 की संगति फिर मुंबई में होगी। सीख है, अपना मन बना ले, स्थिति बना ले। अब उसके नियम आएंगे, और उसके नियम बड़े जबरदस्त होंगे। वो नियम इतने जबरदस्त होंगे कि वो आपकी पूरी पूरी काया को पलट देंगे, वो पूरी की पूरी मुसीबतों को खत्म कर देंगे। वो नियम पहले से ही दिए हुए हैं, सिर्फ उनको साधारण शब्दों में पेश करना बाकी है और पास कराना बाकी है। वो जो लोगों ने शपथ ली है, वो शपथ वाले लोग अपने आप को संघ में विलीन कर चुके हैं। हो सकता है बार बार कहने के बावजूद भी कोई व्यक्ति शपथ को ना समझा हो, और फिर भी उसने ले ली हो कि मैं आके खड़ा हो गया, ले लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसकी इच्छा होगी काम करने की तो चल जाएगा, और इच्छा नहीं होगी तो फिर संघ रास्ता निकालेगा, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि कोई कई बार भाव में आके ले लेता है। हालांकि 9 बार ये कहा गया था, 3 बार, 3-3 बार कहा गया था कि ये मुश्किल काम है, इसको सोचें समझें उसके बाद शपथ लें। पर जाहिर सी बात है, 9 बार कहा गया है तो मन ठोक लिया होगा, तो अच्छे परिणाम उसके आने वाले हैं। ये संगति इस मामले में बड़ी खूबसूरत रही, क्योंकि पहली बार संघ का खर्चा कम हुआ है। यानी कि संघ पहली बार घाटे में नहीं आया, और थोड़ा बहुत पैसा बचा है जो जूम पोर्टल चलाने में, इसमें चलाने में, हाउस में जैसे पास होगा वैसे काम में आ जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि कम से कम खर्चे के अंदर भी बढ़िया से बढ़िया संगति लगी और पैसा बचा। यानी हम पैसे बचने, हालांकि कुछ पैसा मिसमैनेजमेंट में ज्यादा खर्च हो गया, कुछ उल्टे सीधे खर्च इसलिए हो गए क्योंकि एट ए टाइम रात के 12 बजे, रात के 2 बजे हमारा जो टेंट वाला है वो फोन ही नहीं उठा रहा,
ना कढ़ाई ना भगोना, तो बहुत मुसीबत आई, तो दूसरी जगह से अरेंजमेंट करना पड़ा, उसकी भाग में दौड़ में कई बार कई लोगों को जो होता है खुश करने के लिए भी पैसा देना पड़ा, तो वो खर्चा हमारा हो जाता है। जब कभी इमरजेंसी आती है तो उसमें फिर पैसे का मुंह नहीं देखा जाता। पर काम बहुत बढ़िया हुआ, जितनी लोगों ने ये रात रात भर मेहनत की वो साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी 48 घंटे की नींद और 48 घंटे का सुख चैन, वो भी ठंडी हवाओं में, संघ के लिए दिया है। तो संघ उनका साधुवाद इसलिए करता है कि ऐसे जितने भी लोग हैं वो कमिटेड लोग हैं, और आगे भी और लोग ऐसे पैदा हो। ये चीज बड़ी अच्छी रही। ये संगति इस मामले में भी बहुत खूबसूरत रही कि वहां जो एक ऐसी भावना होती है कि हमारा परिवार है और जिसने जो कहा हम उसके साथ हैं। ये भावना सबसे कमाल की भावना है कि परिवार का एक सदस्य कुछ भी कह दे हम उसके साथ हैं, क्योंकि हम संघ के साथ हैं, संघ हमारा है। ये भावना बड़ी अच्छी रही कि वहां लोग परिपक्व हुए। ये भी बहुत बढ़िया वहां रहा कि महिलाओं ने और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि पारिवारिक संगति थी। बाहर से भी लोग आए, उन लोगों ने दिया। कई संगी तो ऐसे थे जिनका बोलने का टाइम था और उन्होंने खुशी के मारे ये कह दिया कि हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, जो काम हो रहा है उस काम से बढ़कर बोलना नहीं है। क्योंकि बोलना हम तब शुरू करते हैं कि ये काम होना चाहिए, पर जब काम ही हो रहा है तो बोले क्यों? अगर हम किसी बच्चे को ये कहें कि घर का दरवाजा बंद कर दो हवा आ रही है, पर घर का दरवाजा अगर कोई बच्चा पहले ही बंद कर दे तो उसको दोबारा थोड़ी कहते हैं। तो कह कह के हम इस आवाज को क्यों लगाएं? तो उन्होंने कहा ही नहीं। इस मामले में बहुत अच्छी रही ये संगति, इस मामले में बहुत अच्छी रही, क्योंकि इसकी संख्या पहली संगति से बहुत ज्यादा ज्यादा रही। ये एक चैलेंज होता है, पहली संगति बहुत अच्छी लगती है, दूसरी संगति डाउन हो जाती है, लोग विरोध में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग विरोध में आए, बहुत सारे संगठन विरोध में आए, अभी रहेंगे विरोध में। पर साधारण लोग समझ रहे हैं बात को और बढ़ रहे हैं, इससे संगठनों का विरोध ढीला पड़ेगा। इससे उनको समझ आएगी कि साधारण लोग इकट्ठा होना चाहते हैं। वैसे समझ तो तभी आ जाना चाहिए था जब 2 अप्रैल 18 को लोग इकट्ठे हुए, पर संगठन के नेता हैं मानते नहीं। 2 अप्रैल 18 को यही आवाज आई थी कि लोगों ने ये कहा था हम इकट्ठा होना चाहते हैं, हमें किसी नेता की आवश्यकता नहीं है, बिना नेता के इकट्ठा होना चाहते हैं। पर नेता अभी इसको समझने को तैयार नहीं है। अभी उनको चंदा, उनको पद पोस्ट मंच माला ये सपने में आती हैं, परेशान करती हैं। नेता रात को सोता है तो मुख्यमंत्री की शपथ के सपने देखता है, दिन रात के 2 बजे पानी पीने उठता है, फिर दोबारा सपना लेता है तो सपना बढ़ जाता है, फिर प्रधानमंत्री की शपथ का सपना देखता है। पर यह सपना नहीं देखता कि बाबा साहब ने कहा है कि इकट्ठा होना चाहिए, बुद्ध ने कहा है कि संघ की शरण में जाना चाहिए, सबने ये कहा है कि जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे जीतोगे नहीं। ये सपना नहीं देखता वो। इस सपने से उसको डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि अगर सारे इकट्ठे हो गए तो नेतागिरी खत्म हो जाएगी, सारे इकट्ठे हो गए तो सबका डिसीजन चलेगा, सारे इकट्ठे हो गए तो चंदे का हिसाब हाथ क्या देना पड़ेगा। क्योंकि संगति में, समर संघ की संगति में, संघ की संगतियों में शाम तक खर्चे का हिसाब आ जाता है। जैसे वहां बताया गया कि इतना पैसा आया, इतना पैसा खर्च हुआ, आपका पैसा है तो आपको बताना जरूरी है। पर हमारा पैसा हजारों संगठनों में गया है, पर संगठन ने आज तक हमारे पैसे के बारे में कभी नहीं बताया। कभी नहीं बताया कितना पैसा कहाँ खर्च होता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कहाँ बसता है, कभी नहीं बताता। इसलिए संघ का जो ये संगति है ये प्रूव करती है कि हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। और ग्राफ बढ़ने का मतलब यह है कि संघ में पुराना जो संघ का यकीन था लोगों में, वो यकीन बढ़ता जा रहा है। वो यकीन बढ़ने से संघ के बढ़ने की और संघ के फैलने की अगले साल में जो संभावना है वो कम से कम 10 गुनी है। यानी कि 10 गुना तक संघ बढ़ सकता है अगर सारे समर संघियों ने कमर कस ली। तो काम तो करना पड़ेगा, बिना काम करे संघ नहीं बढ़ता। कोई ये कहे कि संघ के नियम बहुत अच्छे हैं, संघ को बढ़ना चाहिए, तो संघ के नियम वही हैं जो पहले थे। संघ के नियम कोई नहीं बदले। अगर संघ के नियम बिना काम करे कोई चमत्कार कर सकते होते तो संघ कमजोरी ना पड़ता। फिर संघ को ताकतवर करने के लिए हमें दोबारा इकट्ठा होना ही नहीं पड़ता। इसलिए नियम अपने आप में सिर्फ नियम है, पर नियमों पे चलना सबसे इंपॉर्टेंट है और चलकर उनको मेंटेन करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कमर कसनी है सबको कि सारे की सारी जो संगतियां हैं वो संगतियां लगातार लगातार होनी है।
जैसा कि तय हुआ था कि हमें छोटी छोटी संगतियां इस बार लगानी है घरों की, यानी जो समर संगी हैं उन समर संगियों के घर जाके 8-8 10-10 आदमी जो समर संगी जाएं और वहां सिर्फ पानी पिए, चाय पिलाते तो ठीक है, पर खाना ना खाएं, और अगर खाना खाएं तो खाने का पैसा दे के आए। तो समर संगी के घर पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ मिलने के लिए जाएं, छोटी छोटी संगति करनी जाए, और ये अभी से ही आरंभ कर दें, इसका इंतजार ना करें, क्योंकि अब संगतियां और आने वाली हैं। हमारी जो मुंबई की संगति है 7-8-9 तारीख की, उसके लिए तेजी से बुकिंग चल रही है, तो उसके लिए लोग अपनी अपनी बुकिंग कराएं और वहां पहुंचे। यहाँ जो कुछ हमारे नए साथी आए हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये समण और समण संघ है क्या, आखिर क्या चीज है समण, और समण संघ का क्या चक्कर है, क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसको ऐसा ही समझते हैं जैसे संगठन है। वैसे तो समण ग्रंथ में एक एक बात लिखी हुई है, 13 रुपये 60 पैसे का है। आप यहाँ चैट बॉक्स में नंबर डालेंगे, या जो नए साथी हैं अगर वो मेरे इस बात करने के बाद में अपना परिचय देके फोन नंबर देंगे या वो मांगेंगे, तो उनको कहीं ना कोई समर संगी दे देगा, क्योंकि हर जिले में और हर स्टेट के अंदर समर संगी लोग हैं और उनके पास समर ग्रंथ है, वो दे देंगे, फिर भी डाक से पहुंच जाएगा। फिर भी अगर कोई ना भी मंगाना चाहे और ना भी पढ़ना चाहे तो वीडियो देख ले, समर संघ टाइप करेगा या वी द पीपल टाइप करेगा तो सारी वीडियो मिल जाएंगी समर संघ की, जो डेली आती हैं, डेली पढ़ती हैं, उनसे आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं वीडियो पे भी नहीं देखूंगा, ग्रंथ में नहीं देखूंगा, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। पुराने समय में हमारी जो आइडेंटिटी थी, यानी जैसे आज हम अपने आप को कहते हैं कि हमारी राष्ट्रीयता, यानी हमारे देश की जो नागरिकता है, अगर हम बाहर जाते हैं तो लोग हमें क्या कहते हैं, लोग हमको भारतीय कहते हैं। यहां हमें भारतीय कहने की आवश्यकता नहीं है। देश के अंदर अपने पड़ोसी को यह कहने की जरूरत नहीं है कि तू भी भारतीय है, मैं भी भारतीय हूं, क्योंकि जो व्यक्ति जिस स्टेट का होता है, जिस शहर का होता है, वो उसका कहता है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं कहता हूं मैं दिल्ली वाला हूं, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले सारे भारतीय हैं। पर अगर दिल्ली में रहने वाला भारत छोड़ के कहीं बाहर जाएगा तो फिर वहां दिल्ली वाला नहीं बोला जाएगा, फिर वहां बोला जाएगा मैं भारत से आया हूं, भारतीय हूं, इंडियन हूं। पर भारत नाम तो तब पड़ा जब बुद्ध की आभा आई थी। बुद्ध से पहले इसको क्या कहते थे, ये कहीं किताबों में मिलता नहीं कि बुद्ध से पहले हमारी जो राष्ट्रीयता थी, नेशनलिटी थी, वो क्या थी। ये किसी किताब में नहीं मिलता, पर ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ इसलिए है क्योंकि दो तरह के लोग भारत में पुराने पुराने समय में, जब भारत नहीं था तब हुआ करते थे, और उससे पहले एक तरह के लोग थे। और जो एक तरह के लोग थे उनको समण बोला करते थे, वो सारे लोग समण थे। यानी जब वो लोग बाहर जाते थे कहीं तो लोग उनको कहते थे कि समण आ गए, समण। और समण ही सारे इस भारत में रहते थे। पर जब बाहर के लोग आए तो उनको समण लोग क्या कहें, क्योंकि हम तो सारे समण थे। अब कोई बाहर से आया है तो या तो वो अपनी राष्ट्रीयता बताए और या ये बताए कि उसका कंट्री क्या है। पर कंट्रियों के नाम इतने ज्यादा प्रचलित थे नहीं, क्योंकि मीडिया नहीं, माध्यम नहीं, किताब नहीं, कागज नहीं, पेन नहीं, टीवी नहीं, रेडियो नहीं, नक्शा भी नहीं था, कहीं किसी को पता भी नहीं था, बस नाम ही हुआ करते थे जगह के। तो यहाँ के लोगों ने, जो लोग बाहर से आते थे, उनको वमन कहा, अपने आप को समण कहते थे। उनको वम माने होता है विपरीत, यानी जो हम में से ना हो, हमारे अलग तरह के लोग हों, हमसे अलग हों, हमसे विपरीत हों, जिनकी रीत हमसे विपरीत है, तो ऐसे लोगों को वमन कहा करते थे। तो जो बाहर से लोग आए वो वमन हो गए और जो यहाँ के लोग थे वो समण हो गए। तो यहाँ के लोग सारे काम किया करते थे, राजा भी वही थे, सम्राट अशोक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, या उसके बाद में हैं, या पूरे भारत में जितने भी जो राजा रहे हैं। और जो गण व्यवस्था रही है, जो गण रहे हैं, उन गणों के अलग अलग गण परिषद चला करती थी, तो वो गण परिषद पर सारे ही समण थे। तो जितने भी यहाँ लोग थे समण लोग थे। राजा वही, जो बुद्ध थे वो भी महासमण बोलते हैं उनको, तो विश्व गुरु भी बुद्ध थे, अकेले विश्व गुरु हैं। तो जीवक जैसा डॉक्टर भी यहाँ यहाँ यूनिवर्सिटी बनी बाद में, खेती करने वाले भी सारे समण, सेना के अंदर समण, सिपाही समण। जो अक्षर बनाए सबसे पहले, वो अक्षर भी देवनागरी लिपि थी, वो भी समणों ने बनाए। और अक्षरों को पढ़ने वाले लोग भी समण थे, पढ़ाने वाले भी समण थे, और पत्थरों पर लिखने वाले भी समण थे। समण व्यापारी भी थे, जो यहाँ से लेके ईरान तक व्यापार करते थे। और समण ही इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो
गाड़ियां बनाते थे, रथ बनाते थे, और श्रमण लोग ही सारा का सारा काम किया करते थे, चाहे वो कैसा भी काम हो। पर श्रमण, सारे के सारे श्रमणों में कहीं भी याचक नहीं मिलता, भिखारी नहीं मिलता। यानी एक भी श्रमण की हिस्ट्री ऐसी नहीं है जब किसी किताब में लिखा हो कि किसी श्रमण ने किसी दूसरे श्रमण से भिक्षा मांगी हो, यानी भीख मांगी हो, बैगिंग की हो, याचना की हो खाने के लिए। ऐसा नहीं था। पर बाहर से जो वमन लोग आए, उनकी पूरी हिस्ट्री में, पूरी किताबों में यही लिखा हुआ है, एक गरीब याचक ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण मांगता है, याचना करता है, भीख दे दो, मांग के खाता है। उनका कोई काम नहीं है वर्णित, उनका कहीं काम कोई लिखा हुआ नहीं है किताब में किसी में भी, सिर्फ याचना ही लिखी हुई है। जबकि हमारे सारे काम है, काम लिखे हुए हैं। तो जब प्रीति क्रांति हुई और हमारा सारा साहित्य और हमारे लेखन और हमारी किताबें जब वमन लोगों के हाथ में गई और वमन लोगों ने ये विद्या सीखी, बुद्ध से भी सीखी और भी बाद में सीखी, तो उन्होंने हमारे श्रमण शब्द को श्रमण कर दिया। जबकि श्रेय, शय, षटकोण वाला शय, आधार रे, बहुत सारे जो शब्द हैं ये पाली में यानी हमारी भाषा में नहीं होते। पर उन्होंने इसको बदला, क्योंकि जब कोई कल्चर बदली जाती है, जब तक आप उस पर रूल नहीं कर सकते, जब तक बदलोगे नहीं। जैसे मुस्लिम लोग आए तो उन्होंने यहाँ पर जो अरबी भाषा थी, अरबी भाषा यहाँ लेके आए और यहाँ की भाषा को मिला के उन्होंने जो संस्कृत बनाई, उस संस्कृत का नाम उन्होंने उर्दू रखा। उर्दू भी संस्कृत भाषा है। और ऐसे ही जो बाहर के लोग आए, उन्होंने अपनी भाषा और यहाँ की पाली मिला के संस्कृत भाषा संस्कृत की, उसका नाम ही संस्कृत रखा। ऐसे ही सारी दुनिया में जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ आए और यहाँ की भाषा से मिलके इंग्लिश से हिंग्लिश बन गई, जो आजकल हम बोलते हैं, तो हिंग्लिश बन गई। तो कल्चर बदल जाती है जब कोई रूलर आते हैं यहाँ से। तो वो रूलर जब हुए यहाँ, तो उन्होंने श्रमण का श्रमण कर दिया और ये कह दिया कि ये श्रमण श्रम करने वाले लोग हैं। हम काम तो सारे करते थे, पर उन्होंने हमको ये कहना शुरू किया कि हम श्रम और मेहनत करने वाले लोग हैं। बेसिकली उन्होंने हमको ये कहना शुरू किया कि हम सिर्फ मेहनत करेंगे, हम रूलर नहीं रहेंगे। यानी हम राजा लोग नहीं हैं, हम व्यापारी लोग नहीं हैं, हम सेनापति लोग नहीं हैं, हम विद्वान लोग नहीं हैं, हम पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, बस श्रम करने वाले हैं। और 4-5-6 सालों में ऐसा साहित्य तैयार किया गया जिसमें बार बार ऐसा बताया गया कि हमारा जो आदमी है वो सेवा करते ही पाया गया। यहां तक कि आपने देखा होगा कि एक ऐसा कैरेक्टर बना दिया जिसको बाद में दलित भी कहा गया, जो सेवा में पड़ा रहता है। यानी कि ऐसे फोटो बनाए गए, ऐसे कहानी बनाई गई, ऐसी चीजें बनाई गई और उनके काम करने को बड़ा ग्लोरीफाई किया गया, बड़ा चमकाया गया, ताकि लोग खुशी खुशी श्रम करते रहें और कभी भी राजा या सेनापति या उद्योगपति या व्यापारी का सपना ना लें। कभी विद्वान का, पढ़ाने वाले का, पढ़ैया का, लिखैया का सपना ना लें, श्रम ही करते रहें। और जैसे जैसे धीरे धीरे वो कहानियां मजबूत होती गई, वैसे वैसे हमारे लोगों के दिमाग में ये बात पक्की होती गई कि हम तो मजदूरी आदमी हैं, हम तो ऐसे ही आदमी हैं। फिर उनका पढ़ाई लिखाई, धन उनका, यानी कि उनका शस्त्र बंद करा दिया तो वो सेना के बारे में सोचना बंद कर दिया। पढ़ाई बंद हो गई तो विद्वान के बारे में, विद्वता के बारे में सोचना बंद कर दिया। और जब व्यापार चला गया तो व्यापार के बारे में सिर्फ लेबर का काम रह गया, जिसको उन्होंने श्रम कहा। और श्रमण शब्द धीरे धीरे विलुप्त हो गया। श्रमण का श्रमण कर दिया और वमन का ब्राह्मण कर दिया। ये दो चीजें वहां चेंज हुई। पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 16वां वॉल्यूम दिया है पाली का, उसमें क्लियर हो जाता है स्पष्ट, और जो भी उन्होंने साहित्य लिखा है और जो बुद्ध का साहित्य है और जो जैन का भी साहित्य है क्योंकि जैन भी महाश्रमण थे, उस साहित्य के अंदर भी है कि हम राजा लोग हैं, हम सिपाही लोग हैं, हम विद्वान प्रोफेसर लोग हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम जमीनों के मालिक हैं, हम किसान हैं, हम खेतिहर हैं, पर हम याचक भिखमंगे नहीं हैं। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इकट्ठा होना है। बुद्ध ने कहा संघं शरणं गच्छामि, इकट्ठा होना है। महापुरुषों ने कहा साधु संगत करना है, सबने कहा। पर हमारे जो नेता हैं उन्होंने छोटे छोटे संगठन बना लिए और अलग अलग संगठन बनाकर वो हमारे लोगों को बस एक तरह से, उनको भी अधकचरी जानकारी रही, कोई जानकारी उनको भी अच्छी नहीं रही। क्योंकि अगर उनको जानकारी होती तो शायद वो भी कोशिश करते कि संघ हमारी प्रॉपर्टी है। बुद्ध ने संघं शरणं गच्छामि का मतलब ये कहा है कि संघ में आना है, संघ में रहना है। संगठन शरणं गच्छामि नहीं कहा है। बाबा साहब ने ऑर्गेनाइज कहा है, ऑर्गेनाइज का मतलब है संगठन रहना है। टुकड़े टुकड़ों में रहने के लिए बाबा साहब ने नहीं कहा है। साधु लोगों ने
संगत करने के लिए और भजन के लिए कहा है। भजन का मतलब होता है संगति करना, इकट्ठे होना, अलग अलग इकट्ठे होने के लिए नहीं कहा है। जब गुरु रविदास जी, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी हैं, उनके आसपास में जो और संत एक साथ रहते हैं, तो उनके अनुयायी अलग अलग क्यों रहते हैं? तो उनके अनुयायियों को अलग अलग नहीं रहना चाहिए। जब संत श्रोमणी के साथ में सारे संत हैं तो सारे लोगों को एक साथ आना चाहिए। इस बात को लोग नहीं समझते। इसलिए चंदे के धंधे में और जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति मालिक रहेगा, तो संगठनों के मालिक बनते गए और उससे हमारा नुकसान हो गया। उससे ये नुकसान हुआ हमारा कि हमारे 29 लाख टुकड़े हो गए और उन टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, एक व्यक्ति ने भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि लोग आलस हो गए। लोगों को लगा कि हमने चंदा दे दिया है तो हमारा चमत्कार हो जाएगा, हमारे अधिकार बच जाएंगे, ये लड़ जाएंगे, ये लड़ेंगे। और चंदा लेने वालों ने सोचा कि हम क्यों मरे, हमें चंदा आ रहा है, काम बढ़िया चल रहा है, इनको डराते रहो। अगर अधिकार सचमुच आ गए तो चंदा देना बंद कर देंगे। अगर आप किसी बस में चढ़ो और बस में उतर जाओ और उसका पैसा दो, तो उसी हिसाब से आदमी पैसा देता है। पर अगर वो अपने घर पहुंच जाएगा तो दोबारा तो चढ़ेगा नहीं, तो फिर पैसा देगा नहीं। तो बोले इनको घर ही मत पहुंचाओ, घर पहुंच गए तो ये पैसा देना बंद कर लेंगे, इसलिए वो बस में रखते हैं। बस वो डराते रहते हैं कि तुम्हारा ये अधिकार चला गया, वो चला गया, और वो हमारा सारा का सारा नुकसान करते गए, नुकसान करते गए। ये बात सारे संगठनों को बार बार बताई कि भाई अलग अलग लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। चाहे तुम भीम आर्मी हो, चाहे तुम बाम सेफ हो, चाहे तुम बहुजन के जितने भी संगठन है वो हो, चाहे तुम कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे तुम मूल निवासी के नाम से हो, चाहे तुमने कोई अजक समाज खोला हुआ है, चाहे तुमने कोई लड़कों का दलबल खोला हुआ है, चाहे कोई तुम्हारे संगठन है, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा है, चाहे वो समता सिंह दल है, चाहे वो अलग अलग तरह की पार्टियां हैं जो हजारों नाम से खुल रही हैं, ऐसे 29 लाख संगठन है। तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, तुम आपस में लड़ते रहोगे, क्योंकि संगठन का मतलब आपस में लड़ना होता है। ये बात उनको कही पर उन्होंने मानी नहीं। उनको खूब निवेदन किया कि इकट्ठे हो जाओ, पर वो माने नहीं। तो सोचा चलो साधारण लोगों से बात करते हैं। साधारण लोग अक्लमंद होते हैं, उनको समझ आती है, वो समझदार होते हैं। तो साधारण लोग जितने भी थे वो इकट्ठे होने शुरू हो गए, और यहाँ बहुत तेजी से साधारण लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं और अपने पुराने दुनिया के सबसे प्राचीनतम संघ में इकट्ठे होते जा रहे हैं। इस संघ के नियम बहुत अच्छे हैं। ना इसमें मंच है, ना माला है, ना चंदा है, ना पैसा है, ना इसमें राजनीति है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ जुड़ना है, जुड़ना है, जिद जुड़ने की है। जुड़ेंगे, जीतेंगे। जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं। जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। जो जितने जितने जुड़े हैं उतने उतने जीते हैं। जब जब जुड़े हैं जब जब जीते हैं। ये गारंटी है। संघ कभी हारते नहीं, खाली हाथ आते नहीं, और संगठन कभी जीतते नहीं। ये संगठनों का नियम है, ये संघ का नियम है। इसलिए हमको जीतना है तो संघ में ही रहना है, और अगर हमको हारना है तो संगठन में रहना है। अगर हमको जीतना है तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक में भारतीय गणराज्य सांघिक यानी भारतीय गणराज्य संघ के अंदर जो नियम दिए हैं वही नियम इसके हैं। जो बुद्ध ने अपने भिक्खु संघ के नियम दिए तो वही नियम इसके हैं। और जो बुद्ध से पहले हमारा श्रमण संघ था, जो नियम उसके हैं वही नियम इसके हैं। और दुनिया में जितने भी संघ बने हैं वो इसी संघ को देख के बने हैं, जो हमारा प्राचीनतम संघ है। इसलिए इस संघ में सबको आना पड़ेगा। खुशी से आए, देर से आए, सवेर से आए, लड़के आए, मर के आए, मायूस होके आए, खुशी से आए, उनकी मर्जी। पर इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। ये श्रमण संघ का दावा रहता है कि अगर इससे बेहतर किसी के पास कोई रास्ता है तो ये पोर्टल 3-4 घंटे चलता है, यहाँ आओ, आके बताओ। अगर संघ को लगेगा कि इससे बेहतर कोई रास्ता है तो संघ उसको बिना किसी कुछ भी कराए तुरंत उसको अडॉप्ट कर लेगा। ये संघ के नियम है। यह संघ में बहुत अच्छे अच्छे नियम बने हुए हैं जिनका गजब का परिणाम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। इसलिए सब लोग जितना भी हो सके तेजी से काम करें। संगति एक अगर हो जाती है तो रुकना नहीं होता। हमने कोई ऐसा तीर नहीं मार लिया है। भारत के अंदर हजारों संगतियां होती हैं। अगर एक संगति करने से या दो संगति करने से कोई क्रांति होती तो भारत में करोड़ों बार हो जाती। लगातार सतत प्रयास से, कंटिन्यूस प्रयास से, लगातार संगति करने से, बिना थके काम करने से, और काम बड़ा किया है तो उसके जोश के साथ और काम करने से, और यहां तक कि अगर जो उद्देश्य हमारा है, समण संघ का उद्देश्य है सबका सुखी रहने का, तो अगर हमें सुख प्राप्त भी हो जाता है तो भी उस सुख को मेंटेन करने के लिए तो भी हमें लगातार जुड़ते रहना पड़ेगा। क्योंकि बुद्ध का एक अटल नियम है, सनातन नियम। जो लोग लगातार जुड़ते रहते हैं
उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और जो लोग कभी कभी जुड़ते हैं, उन्हें दुनिया की कोई जो ताकत है वो जिता नहीं सकती। आप ध्यान दो, भारत के अंदर जो लोग सफल हैं इस समय, उन्होंने हमारे संग से सीखा है। वो सफल हैं, उनके पास में आज सारा पैसा है, सारी जमीन है, सारी इंडस्ट्री है, सारी नौकरियां हैं, सारी सत्ता है, सारी पावर है, फिर भी वो दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात अपने लोगों को जोड़ते रहते हैं। और हम तो अभी कुछ नहीं है, इसलिए हमको ज्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है, खुद को बचाना है, मजबूती से खड़े होना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमको जुड़ना ही होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो जुड़े हैं वही जीते हैं। किसी को ज्यादा दूर जानने की जरूरत नहीं है। थोड़े से जाट थे, जुड़ गए, आज सत्ता उन्हीं की होती है, चाहे बेशक उनका कोई मुख्यमंत्री हो या ना हो, पर वो जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। थोड़े से सिख थे, वो जुड़ गए, तो पंजाब उनका है, जो चाहे वो करा ले लेते हैं। भारत में जितने समण हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर वो जुड़ जाते हैं तो जितने पुराने दुख हैं वो भी दूर हो जाएंगे, और कोई नया दुख आएगा ही नहीं। क्योंकि जो लोग इकट्ठे रहते हैं, जो लोग संग में रहते हैं, उनके पास दुख नहीं आते, उनके पास सिर्फ सुख आता है। अगर मेरी बात किसी को कोई खराब लगी हो संघ को, तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। जय भीम, धन्यवाद।